वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। मैं हूं आपकी एजुकेटर मनीषा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को। देखिए, आज हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है। हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लासेस पीवाईक्यूज की देख ली है सो डेफिनेटली आपको अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट फील होगा। एंड ऑल्सो अगर आप ये पीवाईक्यूज की क्लासेस कर लेते हैं तो इससे आपको और भी सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज पेडागोजी सॉल्व करने में काफी हेल्प हो जाएगी। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका पता है कि आपको अपने जो भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं उनके जो आंसर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड एज वेल एज अपने आंसर्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट में आप चेक करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया है। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला? ये आपसे प्रीवियसली पूछा गया है, बाला की फुल फॉर्म। तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ब्रेल एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, या फिर ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट। देखिए, जब हम बाला की बात करते हैं ना, पहले तो ये समझ लीजिए होता क्या है। फुल फॉर्म की अगर बात करें, इसका मतलब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। राइट, तो ऑप्शन तो आपको पता चल ही गया है कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब हम बिल्डिंग एज लर्निंग एड की बात करते हैं तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड का मतलब हो जाता है कि आप स्कूल को बच्चे के अकॉर्डिंग कितना आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसी स्कूल को, विच मीन्स आप उनके लिए एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें वहां पे डाल रहे हैं। सपोज आपने उनके लिए कुछ प्लेग्राउंड्स या फिर आपने उनके लिए गेम्स वगैरह वहां पे रख दिए हैं, आउटडोर लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर बोर्ड गेम्स आपने रख दिए हैं। आप इंक्लूसिवली किस तरीके के लर्निंग टूल्स को यूज करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। राइट, तो ये आपकी जो एजुकेशन है उसको बहुत ज्यादा क्या बनाता है, चाइल्ड फ्रेंडली। क्या बनाता है, चाइल्ड फ्रेंडली। राइट, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड का मतलब होता है जहाँ पे आप स्कूल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, वहाँ पे गेम्स ऐड करते हैं, वहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज ऐड करते हैं। तो ये सारे जो भी आप परमानेंट चेंजेस करते हैं बच्चों के लिए, वहां पे आप लर्निंग टूल्स को यूज करते हैं। इससे जो आपकी एजुकेशन होती है वो चाइल्ड फ्रेंडली हो जाती है। तो इसी को हम बिल्डिंग एज लर्निंग एड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन? अब इसके ऑप्शंस की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमेना, ideas that differs from the formally accepted explanations of the concepts, ideas presently held by scientists and social scientists, all ideas that are firmly held by children। यहाँ पे आपसे पूछा है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। देखिए, जब हम वैकल्पिक ढांचे की बात करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है ऑल्टरनेटिव, मतलब आपने किसी चीज का ऑल्टरनेटिव यूज किया है। राइट, मतलब आपने उसका सब्स्टिट्यूट यूज किया है। सो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आइडियाज दैट डिफर्स फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है सपोज आप क्लास के अंदर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों को। राइट, अब हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए आप दूसरे तरीकों को, ऑल्टरनेटिव चीजों को यूज करें। आप एग्जाम्पल बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं कोई और डिफरेंट तरीके के, जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हैं आप बच्चों के आइडियाज को यूज कर सकते हैं। सपोज बच्चे क्लास के अंदर जब कॉन्सेप्ट को सुनते हैं तो उनके भी दिमाग में आइडियाज आते हैं, तो आप उनके आइडियाज को यूज करते हैं। इसका मतलब हो जाता है ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स, वैकल्पिक ढांचे। मतलब आपने जो आप पढ़ा रहे हैं, फॉर्मली जो चीजें आप पढ़ा रहे हैं उसके अलावा जो आप एक्सप्लेनेशन उन्हें एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज योर ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, वुमेन्स आर वीकर देन मेन, इट इज अ। सो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। यह क्या है? एक तरीके से ये स्टेटमेंट आपको क्या बताती है, क्या यह मिथ है, क्या यह साइंटिफिक फैक्ट है, क्या यह स्टीरियोटाइप है, या फिर सुपरस्टिशन है। देखिए, एक एक ऑप्शन को अगर समझे तो मिथ, जिसको हम मिथक कहते हैं,
इसका मतलब होता है कि ये एक तरीके का ट्रेडिशनल कहानी की तरह है, जिसको हम कह सकते हैं लोकप्रिय या फिर ट्रेडिशनल जो धारणाएं होती हैं, जो कि एक तरीके की फॉल्स धारणा होती है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट। साइंटिफिक फैक्ट की बात करें, जहां पे आपको क्या ये साइंटिफिक फैक्ट है, क्या ये किसी वैज्ञानिक ने या किसी ने प्रूव किया है, ठीक है, इट इज प्रूवन फैक्ट है, तो ये तो नहीं है, राइट। स्टीरियोटाइप, जिसको हम रूढ़िबद्ध कह सकते हैं, या रूढ़िबद्ध धारणा जो इसमें ऑप्शन में दिया है, तो स्टीरियोटाइप का मतलब हो जाता है कि पुराने समय से जो चीजें चली आ रही हैं, या पुराने समय से जो चीजें आपके अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर जो चीजें इनबिल्ट हो चुकी हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कहा जाता है कि जो विमेन्स होती है वो ज्यादा बेहतर खाना बना सकती है पुरुषों के मुकाबले, या पुरुषों का जो दिमाग होता है, जो आईक्यू होता है, वो ज्यादा बेहतर होता है महिलाओं के मुकाबले। तो ये इस तरीके से स्टीरियोटाइप चीजें चली आ रही हैं, पुरानी जो चीजें चली आ रही हैं। और जो मिथ होता है वो स्टीरियोटाइप का ही एक तरीके का टाइप ही है, राइट। और सुपरस्टिशन आपको पता ही है, अंधविश्वास, जिसमें आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, आप बिना किसी चीज को जाने समझे आप सिर्फ उस पर बिलीव कर रहे हैं। तो अब स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, विमेन्स आर वीकर देन मेन, इट इज अ, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का ये मिथ है, ठीक है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। आप उनकी किसी भी चीजों को लेके आप नहीं उसको बता सकते हैं ना, तो इसीलिए ये एक तरीके का फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, तो मिथ है ये, वुमेन्स आर वीकर देन मेन। की अगर बात करें, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, Puneet gave his class 5 learners an outline of human body and asked them to draw the digestive system. क्लास 5 के स्टूडेंट को आपने बोला है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करें बिफोर टीचिंग चैप्टर ऑन फूड। फूड का चैप्टर पढ़ाना शुरू करने से पहले उन्होंने उनको एक आउटलाइन दी कि आप ह्यूमन बॉडी को ड्रॉ करें। तो पुनीत यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। टेस्ट इफ लर्नर्स कुड मेक लेबल्ड डायग्राम्स, वो टेस्ट करना चाहते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं वो एक लेबल डायग्राम बना पाते हैं या नहीं। एलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। आइडेंटिफाई लर्नर्स विद गुड ड्राइंग स्किल्स, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। इवैल्यूएट लर्नर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। देखिए, जब भी अगर एज अ टीचर हम बात करें कि बच्चों को वो फूड पढ़ाना चाहते थे, जो भोजन है इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करने को कहा। तो इससे वो क्या करना चाहते हैं, उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक करना चाहते हैं कि वो क्या जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे उनको लेबलिंग की कोई बात नहीं हो रही है, उनकी ड्राइंग स्किल्स चेक करने की बात नहीं हो रही है, ना ही वो मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करें, एलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन, वो उनके डाइजेशन के आइडियाज को क्या करना चाहते हैं, विचारों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not correct with respect to formative assessment? मैं अभी तक 2 क्लासेस करवा चुकी हूँ, दोनों ही क्लासेस में फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है फॉर से फॉर्मेटिव, और जहां पे फॉर की बात करते हैं वो आपका कैसा टाइप का असेसमेंट होता है, जहां पर आप ड्यूरिंग दी सिलेबस करते हैं। ये चीजें आपको टिप्स पे याद आ जानी चाहिए जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, मतलब जो सही नहीं है। एक एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं। इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। देख लेते हैं आगे। इट हेल्प्स अ टीचर इन टेकिंग टाइमली एक्शन फॉर इनहेंसिंग लर्निंग, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। इट इज मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ये भी ठीक लग रहा है भाई, मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को फॉर्मेटिव में। एनी इंफॉर्मेशन ऑन लर्निंग ऑफ चाइल्ड कैन हेल्प इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो बिल्कुल जो भी अगर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो भी हम एसेस कर लेते हैं फॉर्मेटिव के दौरान। तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो हमें
गलत लग रहा है। क्यों? इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर। यहाँ पे रिपोर्टेड एवरी क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिव में हम इस तरीके के असेसमेंट की बात नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बच्चों को क्या करते हैं, ड्यूरिंग दी जो हम सेशन है, हम उनको क्या करना चाहते हैं, उनकी लर्निंग को इनहेंस करना चाहते हैं, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर एंड ऑल्सो उनको फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हैं ओरल टेस्टिंग के थ्रू या पोर्टफोलियोज, ये सब इसी का ही पार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आप सभी ने आंसर करेक्ट मार्क किया होगा। देखिए आप लोग थोड़े से एक्टिव रहिए दौरान, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल सारी जो टिप्स पे चीजें आती हैं वो याद आ जानी चाहिए। और ये फॉर्मेटिव समेटिव ऐसे टॉपिक्स हैं, ये हर आपको पेडागोजी में मिल जाएंगे, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझ के करेक्ट करिए, राइट। एंड ऑल्सो जितना भी जो सिलेबस है रिगार्डिंग आपके जो क्लासेस के हैं, वो मैं ऑलरेडी क्लासेस में करवा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप वो जरूर देखिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्मिता wanted to sensitize her learners about gender disparity and stereotypes। अभी मैंने बताया था stereotypes क्या होता है। related to work, what should Smita choose to do in her class from the following suggestions। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती हैं। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, तो देखते हैं स्मिता को क्या करना चाहिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो एक एक ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद स्टीरियोटिपिकल मॉडल्स, मतलब रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। देखिए आप अगर कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ये हमेशा ध्यान रखें, मॉडल्स देना या किसी तरीके के ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। आप हमेशा बच्चों को ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाएं जहां से वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जुड़ सके, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखते हैं और ऑप्शंस को। शो फ्लैश कार्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, अगर हमने बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाए तो वो ठीक है, वो चीजों को अभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे रियल लाइफ से, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, केवल लड़कों को प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। देखिए अभी मैंने आपको बताया स्टीरियोटाइप, यहाँ पे दो वर्ड दिए, जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टीरियोटाइप। देखिए डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो जाता है, जेंडर के अंदर इन इक्वालिटी, राइट, इन इक्वालिटी, आप दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, इन इक्वल भेदभाव कर रहे हैं। और स्टीरियोटाइप का मतलब क्या हो जाता है, रूढ़िवाद। तो रूढ़िवाद का मतलब है कि आप पुराने समय से जो चीजें चली आ रही हैं कि औरतें घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, पर आज के समय के हिसाब से देखें या रूढ़ी जो हमने अभी मिथक वाले क्वेश्चन में किया था, दिस इज ऑल अ मिथ, ये सब मिथ है। आज सभी अपना काम खुद करते हैं, औरतें बाहर का भी काम करती है, घर का भी काम करती हैं, पुरुष भी घर का काम करते हैं, बाहर का भी काम करते हैं। तो इसलिए ये स्टीरियोटाइप का मतलब हो जाता है रूढ़िवाद है, जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं, ये भी नहीं हो जाएगा। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप इनवाइट करते हैं किसी स्टूडेंट की मदर को, तो बच्चे काफी ज्यादा रियल एक्सपीरियंस ले पाएंगे और उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। बच्चे देखेंगे कि किसी की जो मदर है वो ऑटो चलाती हैं, तो वो काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल होगा, उनके लिए इंस्पायरिंग होगा, तो उससे बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये यहाँ पे बेहतर ऑप्शन होगा फोर्थ वाला। आई होप आप सभी ने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Someone of class 5 usually does not do his given class work. The best measure to address the situation could be to। तो यहाँ पे बताया है कि जो कक्षा 5 के समय है, समयन है, ये आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है, तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहेंगे साथ में। फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे बताया है कि अगर वो क्लास वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनसे बात करेंगे, उनकी डिफिकल्टी को समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्लास वर्क एडजस्ट करेंगे। काफी अच्छा ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं और भी ऑप्शंस को। मेक अनदर चाइल्ड हेल्प कंप्लीट इज वर्क, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम किसी बच्चे को उसका काम क्यों करने में कहेंगे, या फिर उससे हेल्प की बात अलग होती है बट हम उसको काम करने के लिए नहीं कहेंगे। टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसिल देम, ये भी ठीक लग रहा है कि आप पेरेंट्स से बात करेंगे और काउंसिल करेंगे, एट द एंड आपको सोल्यूशन पे बात करनी है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा लीस्ट इफेक्टिव हो जाएगा।
आगे देखते हैं, गिव हिम ऑल्टरनेटिव एंड सिंपलर होमवर्क। नहीं, हम क्लास 5 के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसको कोई और काम क्यों देंगे? सभी बच्चे आपके लिए समान है ना? तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा बेहतर है कि आप पहले तो बच्चे से बात करेंगे। देखिए, जिस भी जगह पर अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहां पे आप टॉक कर रहे हैं बच्चों से, ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, लिसन, आप प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद सोल्यूशन पर जा रहे हैं, तो वो वहां पे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। तो टॉक टू हिम एंड फाइंड हिज डिफिकल्टी, आप उसकी डिफिकल्टी को फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में सोल्यूशंस ढूंढेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्लास वर्क एडजस्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, मुस्कान ऑर्गेनाइज्ड a debate on the topic use of diesel vehicles in transportation should be prohibited. What is the purpose of organizing this debate by Muskan in classroom? तो मुस्कान ने परिवार में डीजल वाहनों का उपयोग निश्चित होना चाहिए विषय पर एक विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे मुस्कान जो है वो एक तरीके का डिबेट डिस्कशन करना चाहती हैं। किस पर? उन्होंने एक टॉपिक दिया है, यूज ऑफ डीजल व्हीकल्स इन ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो चलिए इस पे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। She wants to sensitize students on the need to ban diesel vehicles completely in transportation। तो यहाँ पे वो बैन करने के ऊपर तो बात नहीं करना चाहती, उन्होंने तो एक टॉपिक दिया है जहाँ पे बच्चे ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, राइट। इससे बच्चों के अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी और उनके अंदर एक तरीके का, उनके अंदर एक सेंसिटिविटी भी आएगी चीजों को लेकर, राइट। तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। इट वुड हेल्प इन नोइंग स्टूडेंट्स व्यू एंड करेक्टिंग देम। तो यहाँ पे उनके व्यूज जानना और उन्हें सही करना चाहती है, नहीं। डिबेट एंड डिस्कशन में आप सिर्फ उनके व्यूज और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। आप उनको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बच्चे खुलकर अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके। शी वॉन्ट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉडर्न, MODER एंड मॉडर्न होगा, तो मॉडर्न व्हीकल्स के ऊपर वो एडवांटेजेस की बात कर रही हैं। तो नहीं, ये भी ठीक है, पर यहाँ पे बेहतर ऑप्शंस अगर देखें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल परस्पेक्टिव ऑन दिस इशू। तो बिल्कुल यहाँ पे आप मल्टीपल परस्पेक्टिव की बात करेंगे। देखिए, जब डिस्कशन की बात करते हैं तो बच्चों को ग्रुप में आप डिवाइड करते हैं, वहां पे दोनों जो बच्चे हैं वो एक तरीके से अपने पॉइंट रखेंगे, आप उनके अगेंस्ट में भी रखेंगे, फेवर में भी रखेंगे, तो इससे बच्चे मल्टीपल परस्पेक्टिव को समझ पाएंगे कि अगर डीजल वाले व्हीकल्स को यूज करते हैं तो क्या उसके प्रोज है, क्या कौन से है, क्या लाभ है, क्या हानि है। सिमिलरली अगर आप पेट्रोल या किसी और व्हीकल को यूज करते हैं तो उसके क्या लाभ या हानि है। तो इस तरीके के उनके मल्टीपल पर्सपेक्टिव को वो जान पाएंगे। अगर बात करें मैपिंग स्किल्स इन EVS हेल्प डेवलप, तो जो मैपिंग स्किल्स होती है वो क्या डेवलप करने में हेल्प करती है बच्चों के लिए? द स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप, क्या वो लैंडस्केप ड्रॉ कर पाते हैं? इस स्किल को वो डेवलप करते हैं? तो नहीं, लैंडस्केप के लिए नहीं होती है। द स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग, तो प्रिडिक्ट करने के लिए, पूर्वानुमान और गणना करने के कौशल को विकसित करने के लिए होती है? नहीं। रिकॉर्डिंग करने के लिए होती है, जिसके अंदर आप चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। देखिए, जब हम मैपिंग स्किल्स की बात करते हैं जहाँ पे हम बच्चों को मैप सिखाते हैं, आपका एक क्वेश्चन मैप से भी आता है जहाँ पे आपको, और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो ये आप जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मैपिंग स्किल्स भी। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, अगर फोर्थ ऑप्शन को, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लेसेस। आप मैप में क्या देखते हैं? आपको पता होना चाहिए, बच्चों को सिखाया जाएगा कि नॉर्थ एंड साउथ कहाँ पर है, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट कहाँ पर है, कौन से जो स्टेट्स हैं, टेरिटरीज हैं, वो नॉर्थ में लगती हैं, साउथ में लगती है। तो यहाँ से वो क्या सीख पा रहे हैं? रिलेटिव पोजीशंस को सीख पा रहे हैं, राइट, कि कहाँ पर कौन सी जो लोकेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके यहाँ पर होने की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीजें वो मैप स्किल्स के थ्रू सीख पाते हैं। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को सही मार्क किया होगा। इजी क्वेश्चन था, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ EVS हेल्प, तो जो इंटीग्रेटेड नेचर है EVS का, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में ही बात करी थी। जो मेरी फर्स्ट क्लास थी वहां पे मैंने आपको EVS पैडागोजी की ही क्लास ली थी। तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि इंटीग्रेटेड EVS का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। इंटीग्रेटेड, जब हम EVS की बात करते हैं, EVS इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट जहाँ पे आपका साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स,
लैंग्वेज, ये सभी सब्जेक्ट जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ाए जाते हैं। जब हमारा फिफ्थ थर्ड फर्स्ट से लेके जब हम बात करते हैं ना थर्ड टू फिफ्थ तक के, राइट, तो वहां पे आप बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे होते हैं। लेटर ऑन फिर साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, सारी जो ब्रांचेस होती है वो डिवाइड हो जाती हैं, तो इसलिए हम उसको इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट ईवीएस का जो नेचर है वो क्या हेल्प करता है बच्चों का। टू रिड्यूस द करिकुलम लोड एंड इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक्स, तो ये करिकुलम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है उसका लोड, और इंट्रोड्यूस करता है नए टॉपिक्स को। रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, रिड्यूस करता है करिकुलम का जो लोड होता है और बच्चों को मीनिंगफुली सीखने में हेल्प करता है। फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ कंसेप्ट, तो आप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं एंड यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को बच्चों को सिखा पा रहे हैं। लर्न फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड, दी गई सूचना और विवरणों से सीखने में मदद करता है। देखिए जब आप अगर, मुझे लगता है 90% आप जब इसका आंसर करेंगे ना, आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे ना कि चाइल्ड सेंटर दिख रहा है इसको मार्क कर दो करेक्ट, नहीं, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूरा ऑप्शन तो पढ़िए एक बार। चाइल्ड सेंटर ठीक है फॉलो करने की बात कर रहा है, बट यहाँ पे आप बच्चों को क्या करें, इंट्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट। एक थर्ड टू फिफ्थ बच्चे की जब हम बात करते हैं तो वो बच्चा उतना मेच्योर इनफ नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े हैवी कॉन्सेप्ट को समझ पाए, इसीलिए तो हमने उसको साइंस ना देते हुए, सोशल साइंस ना देते हुए, हमने उसको क्या सिखाया, ईवीएस सिखाया, उसके आसपास के वातावरण से सिखाया, उसके आसपास के फैमिली, फ्रेंड्स, एनिमल, प्लांट्स, इन सारी चीजों से हम सिखा रहे हैं। तो आप उसको लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे सिखाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, आप उसको मीनिंगफुली पढ़ाने पर कंसंट्रेट करेंगे, राइट, और आप उसका जो करिकुलम है वो रिड्यूस कर रहे हैं ताकि अभी वो, मैंने आपको बताया ना कि बच्चा इतना मेच्योर नहीं है कि वो चीजों को समझ पाए, राइट, तो आप उसके अकॉर्डिंग एज स्पेसिफिक चीजों को आप पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो चलिए यह वाला आपको ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट, तो निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, तो व्यापक संकेतक नहीं है। कॉपरेशन बिल्कुल होता है, कंसर्न फॉर जस्टिस होता है, कंसर्न फॉर इक्वालिटी होता है। कंसेप्ट मैपिंग आपका ब्रॉड इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि ये आपका कॉन्क्रीट क्या होगा, कॉन्क्रीट आपको जो रिकॉर्ड होगा वो प्रोवाइड करेगा, राइट, कॉन्क्रीट रिकॉर्ड। यहाँ पे बच्चा कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ेगा, जहां पे बच्चा चीजों को इंटरकनेक्टेड वे में पढ़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखते हैं। There is a paragraph in class 5 EVS textbooks based on Al-Biruni's observation of construction of ponds. हमने क्लास 4 या 5 में हमने पढ़ा था अल्बरूनीज का चैप्टर। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरी एनसीईआरटी वाली जो नोट्स बेस्ड क्लास है आप उन पर विजिट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ नोट्स में, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि वो पॉन्ड्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में उनकी ऑब्जर्वेशन को पूछ रहे हैं कि some thousand years ago what would be the purpose of including this paragraph, तो क्यों ये पैराग्राफ डाला गया है जहां पे अल्बेरूनी की ऑब्जर्वेशन को दिया है। देखिए किसी भी चैप्टर को जब डाला जाता है, हमने आपको बताया था कि 6 थीम्स में डिवाइडेड है, राइट, तो 6 थीम्स के अंदर आपको देखना है कि उसमें एनिमल्स भी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली भी है, कैसे थिंग्स वी मेक एंड डू, तो ये इस तरह से जो थीम्स में डिवाइड किया है इसके पीछे रीजन है। तो यहाँ पे सेम ये आपसे पूछा है कि क्यों ये चैप्टर आपको, क्यों पैराग्राफ ये डाला गया है। ऑप्शन देखते हैं। इट हेल्प्स लर्नर्स टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो क्या ये हिस्ट्री को स्पेसिफाई करने में, जानने में मदद करता है, बिल्कुल करता है भाई, आप हिस्ट्री जानेंगे। इट हेल्प लर्नर टू इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग एंड ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे बच्चा तो कुछ भी रिकॉर्ड और ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पढ़ रहा है, चीजों को समझ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम थाउजेंड ईयर बैक, तो बिल्कुल कि उस समय पर पॉन्ड्स का जो तालाब है उनका निर्माण किस तरीके से किया जाता था, तो ये सारी जो चीजें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस उसको देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है, ये सही हो जाएगा।
इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री। तो बिल्कुल यहाँ पे बच्चा जो इतिहास में साक्षी की भूमिका की सराहना करने में मदद करेगा कि इस तरीके से जो एविडेंस है वो किस तरीके से दिखाए गए हैं, राइट। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए, सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कहाँ पर है, ए, सी, डी। बिल्कुल जो बी वाला ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जब भी आपको स्टेटमेंट वाले बड़े बड़े क्वेश्चन दिखे, घबराना नहीं है। बड़े क्वेश्चंस को देख के क्या करना है, क्वेश्चंस को एक एक स्टेटमेंट पढ़िए और वहीं पर आप उसको एनालाइज करिए कि ये सही है या फिर ये नहीं है। आप रिपीटेडली पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़े, समझ आ गया क्वेश्चन, उसके बाद स्टेटमेंट को एक एक करके एलिमिनेट करते जाए, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर और फिर ऑप्शन से अपने मैच करिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। With over 50 students in her class, Vani wants to engage them in an activity। मतलब 50 से ज्यादा बच्चे हैं क्लास के अंदर और वानी जो है वो अपने बच्चों को क्लास में engage करना चाहती है एक एक्टिविटी में, राइट। तो विच इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस टू इनहेंस लर्निंग, और जहाँ पे बच्चों के सबसे ज्यादा सेंसेस जो है वो यूज होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी सूटेबल फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी सूटेबल होगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जहाँ पे सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्पेशली ईवीएस लर्निंग की जब आप बात करें, विदाउट एनी डाउट कोई भी आप स्किल्स देख लें या कोई भी चीजें देख लें, आपको वहां पे बेहतर ऑप्शंस जो है वो आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कौन सा होगा। इनवाइटिंग रिसोर्स पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी। देखिए जब आप रिसोर्स पर्सन को बुलाएंगे तो बच्चे सिर्फ सुनेंगे, देखेंगे, तो उनके सारे सेंसेस यहाँ पे नहीं यूज हो रहे। इंगेजिंग ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पे बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे सिर्फ वो बोल रहे हैं। हमेशा हम जब ईवीएस की बात करते हैं वहां पे हम रियल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की। तो ये भी नहीं होगा। यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम फॉर रेलिवेंट ऑडियो विजुअल मटेरियल। तो आप स्मार्ट क्लासरूम, अगेन वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे सेंसेस इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। लास्ट ऑप्शन की जब हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप्स टू अ नियर बाय प्लेस। तो यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन यही होगा जहाँ पे बच्चे फील्ड ट्रिप्स पर जाएं और अपने आप से चीजों को देखकर, छूकर, अपने सारे सेंसेस को यूज करके बच्चे ज्यादा से ज्यादा तरीके से सीख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो बच्चों को स्किल्स जो डेवलप होगी वो फील्ड ट्रिप्स के दौरान ही होगी। तो ये आप इसको बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जहाँ पे आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो मोस्टली आपकी फील्ड ट्रिप्स जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये आज की आपकी टिप थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why does ICRA encourage her learners to read newspaper and magazine in EVS? तो यहाँ पे जो उनकी टीचर है इकरा, वो बच्चों को इनकरेज करती हैं, किसके लिए प्रोत्साहित कर रही हैं कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए। तो क्या इस प्रोत्साहन के पीछे रीजन है उनका। दीज आर एंटरटेनिंग रिसोर्सेस अवेलेबल। ठीक है एंटरटेनिंग है, बट यहाँ पे हर एक चीज को जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो ये गलत हो जाएगा। दीज हेल्प लर्नर्स टू एंगेज विद रियल वर्ड। तो ये सही लग रहा है कि बिल्कुल आप बच्चों को एंगेज करना चाहते हैं रियल वर्ड से, ताकि वो जान पाए। भाई न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन्स के अंदर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज होती हैं, तभी तो बच्चे जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे बेहतर लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। दीज हेल्प लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट। नहीं, यहाँ पे इंडिपेंडेंसी की कोई बात नहीं हुई है। दीज हेल्प लर्नर्स बिकम कंपैटिटिव। तो यहाँ पे बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाने की तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पे तो सिर्फ आप न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं, उनको मैगजीन पढ़ा रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे जो होगा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन हियर, कि यहाँ पे बच्चों को आप रियल वर्ड से इंगेज करना चाहते हैं। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ आ रही होगी। फिर भी अगर नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप अपना फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो कोर्स है वो 999 का बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको करवाया जाएगा। पेपर 2 में मैं आपको साइंस करवाऊंगी एंड पेपर 1 में मैं आपको ईवीएस करवा रही हूँ। तो ये आपकी सीटेट के लिए अपकमिंग जो आपका 14 या फिर 15 दिसंबर को जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, ताकि आप एक बार में अपना एग्जाम क्वालिफाई करें एंड ऑल्सो आप मैक्सिमम जो आगे आने वाले गवर्नमेंट जॉब्स या फिर केवी, एनवीएस, जो भी आपके एग्जाम्स हैं, आप उनको फिल कर पाए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Questioning as a strategy in teaching learning of EVS is used for।
ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपको कुछ लग रहा है कि क्वेश्चंस कैसे हैं, तो सबसे पहले एलिमिनेशन का मेथड यूज करिए। कैसे करेंगे? मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो देखिए, जब आप क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी की बात करें, जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे आप डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए करेंगे? नहीं। ड्रॉइंग अटेंशन, बच्चों के अटेंशन के लिए करेंगे? नहीं। प्रमोटिंग एडहेरेंस टू रूल्स, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अराउजिंग क्यूरियोसिटी। जब आप बच्चों से क्लास के दौरान क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो बच्चे कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत ही ज्यादा एक्टिवनेस के साथ आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो इससे बच्चों के अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है, उनकी लिसनिंग पावर इंप्रूव होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन आंसर जो स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं, वो बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो आज हमने अराउंड 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना स्कोर किया। आई थिंक लास्ट के क्वेश्चन थोड़े इजी थे, जो हमने बहुत जल्दी सॉल्व किए। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, राइट? तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये लेंदी क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने का जो आपको मैंने आज तरीका दिखाया है, आपको क्वेश्चंस को रीड करना है और एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए आपको एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए जाना है, और उसके बाद आपको आंसर करना है। क्लियर हो गया? और अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत या फिर कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको कुछ और अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आपको आने वाली क्लासेस में देखने को मिलेंगे। अभी हम पेडागोजी कर रहे हैं, और उसके बाद हम जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम पेडागोजी कंप्लीट करेंगे, देन हम ईवीएस के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्लासेस बहुत इंगेजिंग, बहुत अच्छी होने वाली हैं, और आपका एग्जामिनेशन इसी बार में क्लियर हो जाएगा। बट आपको क्या करना है? थोड़ी सी मेहनत करनी है, हमारे कोर्स को लेना है, जो कि 999 का कोर्स है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको दोनों ही एक साथ मिल रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी ऑफर है, तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को अवेल करिए और क्लासेस को कंटिन्यू रखिए। अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए, और अपने साथ के साथ फीडबैक भी कमेंट्स के थ्रू बताते रहिए। एंड हाँ, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया। मैं देखूंगी आपका स्कोर। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।